हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। आज हम आप लोग के सामने बात करेंगे जो साइंस का हम 10 क्लास का गेस किए थे क्वेश्चन, उसी का थोड़ा सा हम ये करेंगे, क्योंकि बोर्ड में ऐसे समझा के एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसमें ठीक नहीं लग रहा है और उसमें अच्छा आप लोग को भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए हम वो किसी स्टूडेंट का वो लोग बना के रखे थे, उसी का हम उसका PDF किए हैं, फ़ोटो किए हैं और उसी का स्क्रीनशॉट करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी क्योंकि बच्चों का राइटिंग है और को तो लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप लोग भी बहुत कोई गुस्सा भी दिलाते हैं कि सर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाइएगा उसके बाद दीजिएगा, तो इसीलिए हम थोड़ा सा आप लोग के लिए उसी से दे रहे हैं। और इसके पहले आप लोग को हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाएंगे कि और आप लोग को बहुत बहुत प्यार रहा और मेरा अभी चैनल का सब्सक्राइबर 2K हो चला है और जो ऑस टाइम था लगभग वो भी कंप्लीट होने चला और बहुत सारा हमको अच्छा लगा और बहुत आप लोग कमेंट भी किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा आप लोग को पढ़ के यानी पढ़ के समझाएंगे, सिर्फ सुनाएंगे। एक नंबर क्वेश्चन था, ये सब तो हम कर भी दिए थे फिर भी अब थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितने दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वो कौन सा दर्पण है। तो हम उसमें समझाए थे कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है कि उसमें प्रतिबिंब सदैव ये होता है, सीधा होता है। दूसरा यह था जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध को लिखे। तो ये हम लिखाए थे, यहाँ पे है ये बराबर R/2। ठीक है, इसमें मैथ भी बना दिए थे लेकिन वो गलत है। तीसरा नंबर में था क्वेश्चन में, अगर आपको ये क्वेश्चन इसमें से अगर समझ में आ जाता है तो इससे भी आपको आ जाएगा, पूरा लिख लीजिएगा, या तो अगर इससे यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो आपका ये था साइंस का क्वेश्चन था उससे PDF उसमें दिया हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सोलर कुकर, साइड मिरर तथा वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी सोलर कुकर में अब यहाँ तो लिख दिया गया है सब में, सोलर कुकर, साइड मिरर। यह अगर यहाँ से आएगा तो कोई एक आएगा, तीनों नहीं आएगा। एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। तो यहाँ लिखा गया है, देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। वक्रता त्रिज्या बराबर 2F होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायप्टर होता है। व्यंजक चूर्णों, धोने का सोडा और साधारण नमक, तीनों का यहाँ व्यंजक चूर्णों का रासायनिक नाम लिख दिया गया है। रासायनिक नाम यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता था लेकिन वहाँ पेज नहीं था, यहाँ लिख दिया गया है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, इस तरह करके इस वीडियो में आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक हम बता चुके हैं उसको और फिर दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग को ये भी बता चुके हैं एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में मानव नेत्रों के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि पट्टी पतल, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, इसको हम समझाए थे आपको। ठीक है, दो तंतु का नाम भी यहाँ लिखा गया है, एक का नाम क्षणनुमा, एक का नाम सुकुननुमा, ये भी हम बताए थे। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं, यानी यहाँ तक हम बता चुके थे। अब 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर भी शायद बता दिए थे, 4 नंबर पूरा बता दिए थे, यहाँ तक हो गया था। लेवो के में इसमें सब बता दिए थे। अब चलिए ये भी हम बता दिए, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ये भी हम बता दिए। अब आ जाएंगे 5 नंबर से, हमको थोड़ा सा समझा करके बताएंगे। विद्युत धारा यानी विद्युत आवेश का प्रतिरोध क्या है। विद्युत ये भी बता दिए थे शायद। विद्युत धारा का जो ये है इसका ऐसा मात्रक होता है, एम्पियर होता है, आवेश का कूलम और प्रतिरोध का ओम। इस चीज़ को एक दिन हम अगर हो सकता है तो अभी छुट्टी मिल गया हम लोग को थोड़ा सा, अब फटाफट पढ़ाते जाएंगे वीडियो। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में या तो इसको पार्श्व क्रम में भी बोल सकते हैं आप। उस युक्ति का नाम लिखो जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में, यानी सेलों द्वारा बैटरी, इसको हम बोल रहे थे, बताए थे, इसको पूरा बता दें थे इस सब चीज़ को। ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रा क्या है, ये भी बता दिए थे, किलोवाट घंटा। यहाँ सब नहीं बताए थे,
6 नंबर से। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, यानी 24 कैरेट का। एक्चुअल में सोना का 3 कैटेगरी होता है, 3 कैरेट होता है, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट। तो सबसे जो अच्छा होता है यानी शुद्ध जो होता है वो आपका 24 कैरेट होता है। अब फिर बोलिएगा कैरेट मतलब क्या, तो इसको आप गोष्ठी पाथर में घोस उसके ऊपर रगड़ाने पर उसकी जो जैसे लोहा को अगर उसके ऊपर मरीचिका आ जाएंगे, जंग लग जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी फेरस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, तो जब हम उसको किसी चीज़ से रगड़ाएंगे तो वो क्या होगा, चमकेगा। तो उसी तरह सोना में भी एक पत्थर होता है, पत्थर सोना को रगड़ाने के लिए, तो उसमें गोष्ठी पाथर बोला जाता है। और उसको जब ये करता है तो उसमें कलर दिखता है, और वो कलर को मैच करने पर ही उसको पता चलता है कि कितना कैरेट का वो है। ठीक है। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। ये जानते हैं हम लोग, पारा, Ag जिसको बोलते हैं। एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जो चमकीली होती है, यानी आयोडीन। तांबा एवं जस्ते या सीसा और टीन की मिश्र धातु का नाम लिखिए। यहाँ लिख दिया गया है। एक को नाम लिखा है तांबा एवं जस्ते या सीसा एवं मिश्र धातु का नाम सोल्डर। नहीं, दोनों का सोल्डर नहीं होगा। हाँ, एक का टीन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ शायद सीसा और टीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को नहीं, एक तो यहाँ बेसिक है एक को। ठीक है। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को अब चाकू से आसानी से काटा जा सकते हैं। कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? या दो क्वेश्चन है। कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, विद्युत जनित्र। और जिसपे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसको मोटर कहते हैं। यानी जो करंट के थ्रू वो घूमता है, जिसको घूमने पर करंट बनता है वो होता है जनित्र, विद्युत जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। यानी विद्युत या तो जनरेटर भी कहते हैं या डायनामो भी कहते हैं। तीनों चीज को लिख दिया गया है। एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम करते हैं विद्युत जनित्र। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? लघुपतन मतलब होता है शॉर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट। विद्युत नमित तार उदासीन तार को संपर्क में आते हैं तब लघुपतन हो जाता है। यानी जिसको हम आर्थिक बोलते हैं और जिसपे करंट जाता है, दोनों तरफ यदि सड़ जाता है एक जगह में तो उसमें जो होता है उसी को हम लघुपतन कहते हैं। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र और रेखाओं की दिशा किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर जाती है? तो ये बहुत इजी है कि भीतर से किधर जाती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। यहाँ लिखा गया है कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा इसके जरिए मापा जाता है। यह कुछ चीज़ है जो प्रतिक्रियात्मक समूह यहाँ पूछ रहा है कि प्रतिक्रियात्मक समूह क्या है। COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। CO जो है वो कीटोन है। OH जो है वो अल्कोहल है। CHO जो है वो एल्डिहाइड है। एल्काइन और एल्किन तीन ही सूत्र होते हैं, तीनों का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है। तो एल्किन का होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है। बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन एरोमेटिक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक मतलब होता है जो राउंडेड होता है गोल, उसको एरोमेटिक बोलते हैं। जो खुला चेन होता है उसको एलिफेटिक बोलते हैं। तो बेंजीन जो होता है वो गोल चेन होता है, इसलिए उसको एरोमेटिक बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखते हैं, अगर इसका होगा तो हम आपको तुरंत एक इसके ऊपर ही कार्बन एवं उनकी यौगिक इसी टॉपिक में एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं तो उसमें हमको भी अच्छा लगता है और आप लोग को भी समझने में अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे समझाते हैं तो लगता है कि बेस कुछ है ही नहीं और कुछ जो हमको भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, लग रहा है इस विधि से। चलिए, तो हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल इसको देख लीजिए और इस वीडियो में अगर कम से कम 20 को लाइक आएंगे तो हम ज़रूर इसका PDF दे देंगे। इसमें सारे क्वेश्चन का क्या हुआ है तो आपको मिल जाएगा, अगर वीडियो नहीं भी इस पर पूरा अगर कंप्लीट करेंगे तो। सोलर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किए 2 तत्वों का नाम बताएं।
ये हम जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो सब उपधातु होते हैं यानी धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उस तरह के तत्वों का इसमें उपयोग किया जाता है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का निम्नतम वेग कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, हम जानते हैं। बायोगैस के मुख्य घटक का नाम बताइए। बायोगैस का मुख्य घटक का नाम है मीथेन। ठीक। सौर ऊष्मत्तमक यानी जिसको हम स्थिरांक के नाम से जानते हैं क्या है? सौर ऊष्मत्तमक का मान क्या है? तो मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसको ईंधन कहते हैं। आवास सारणी के प्रथम सारणी में कितने तत्व हैं? 2 तत्व होता है। क्या क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। हैलोजन समूह के किसी एक तत्व का नाम लिखिए। हैलोजन समूह किसको कहते हैं? जिसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। किसी को आप लिख सकते हैं जिसको हम शत्रु ग्रुप में रखे हैं। आधुनिक आवास सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातु है? पहले आधुनिक आवास सारणी में 10 तत्वों में तत्वों में कौन सी धातु है? आधुनिक आवास सारणी में पहले 10 तत्वों में लिथियम एवं बेरिलियम धातुएं होती है। मंडलीय तथा आधुनिक आवास सारणी में कितने आवर्त है तथा समूह है? यानी कितना आवर्त और कितने समूह है? मंडलीय तथा आधुनिक आवास सारणी में यहाँ गलत लिखा गया। 7 आवर्त है और आपका 18 गो ग्रुप है यानी वर्ग है, समूह है जिसको हम कहते हैं। इसमें कंप्लीट नहीं लिखा है स्टूडेंट ने। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में ही 2 ही तत्व क्यों होता है? प्रथम आवर्त सारणी में ही केवल इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी देखिए इसको हम समझाएंगे, थोड़ा सा समझा देते हैं इस चीज़ को, तो फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए कि केंद्रों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ठीक है, और यहाँ जो गोल चक्का करके घूमते हैं उसको हम लोग KL इसके नाम से जानते हैं। तो इस सब को हम लोग बोलते हैं सेल, और इस सेल के अंदर उपसेल होता है, सब सेल होता है, जिसको हम लोग जिसको AS और P के नाम से हम लोग जानते हैं। ASPD, AS होता है, P होता है, D होता है और F होता है। 4 सबसेल होता है। तो K सबसेल जो है यानी पहला कक्षा में आपका AC यानी 2 ही सबसेल रहता है, इसीलिए वहाँ 2 ही तत्वों को रख पाया गया है। ठीक है, वीडियो में सब चीज़ को समझा दिया जाएगा बढ़िया से। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। यहाँ दिखा दिया गया है कि वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखा जाता है, जैसे यहाँ पर वक्रता केंद्र है, वहाँ पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ उसका रखा गया है तो प्रतिबिंब भी वहीं पे बनेगा यानी वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ वो सब चीज़ ये प्रकृति उसका लिख दिया गया है। ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब वक्रता केंद्रों पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के केवल बराबर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के सामने बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया उत्तल लेंस से बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ आरेख। अभी तो ये लेंस के बारे में बताया गया, सिर्फ आरेख लिखने बोला है और उसके बारे में कुछ नहीं किया है। और ये आपका फिगर था, क्वेश्चन में दिया हुआ, और उसी का उसमें बच्चों ने क्या किया है, उसका फिगर ड्रॉ किया है। तो जब भी आपको हम ये सलाह देंगे कि जब भी आप एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिएगा, तो उसमें अच्छा रहेगा, क्योंकि पेंसिल ड्रॉ करने पर आपको नंबर दिया जाता है, पेंसिल ड्रॉ करने पर उसको गलत माना जाता है। यदि आपके पास नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, मान के चलिए मैथ में जैसे आप 90 आ गया आपका या 90 प्लस होने जा रहा है, तो उसमें फिर जब फिगर जो भी रहेगा आप अगर पेन से कीजिएगा तो उसमें नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। और जो स्टूडेंट फेल करेगा उसके लिए तो कोई बात नहीं, उसमें भी उन लोग को नंबर दिया जाएगा। यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन हम ऊपर छोड़ दिए हैं, इसको 2-3 क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। यह लिखा गया है, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है?
देखिए, क्योंकि उसका उसमें अभिक्रिया हो जाती है। जब लिखा हुआ है लोहे की कील का रंग लोहे के ऊपर कॉपर जमा होने के कारण भूरा हो जाता है, तो उसमें उसके ऊपर कॉपर जम जाता है और भूरा हो जाता है। ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कि भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में या वायु में उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाते हैं। इस तत्व एक्स एवं काले रंग का यौगिक का नाम होता है। तो एक्स तत्व क्या है? कॉपर है, और काले रंग का मतलब कॉपर ऑक्साइड है। इसको इसमें फिर रिएक्शन भी करके दिखाया गया है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजीकरण से युक्त क्यों किया जाता है? यह लिख दिया है आंसर में। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। जब ऐसा पदार्थ हवा के संपर्क में आती है तो उपस्थित होकर विकृत गंधिता हो जाती है और उन्हें गंध तथा स्वाद भी बदल जाता है, और गंध और स्वाद बदल जाता है इसमें। लोहे की वस्तु को लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं? लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं? क्योंकि उसमें अगर पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हवा के या वायु के संपर्क में आने पर उसमें धातु ऑक्साइड बन जाता है, जिसपे वो क्षय होने लगता है, उस पर क्षति हो जाती है, इसलिए उसको रंग किया जाता है। ऑक्सीजन के योग या ऑक्सीजन के ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन शायद जो नोट्स दिए थे उस नोट्स में ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट था शायद को लग रहा है, तो ये बच्चे ने उसको लिख के रखा है। उपचयन और अपचयन दोनों को दिखा दिया है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में करके, अब दोनों को ये दिखा दिया है। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होते हैं तो उससे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तो दिखा दिए हैं। और ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है उससे अपचयन कहते हैं। इसमें देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन, अम्लों एवं क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? अम्लों एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देती है, इसीलिए अम्लों एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस चित्रों को देखिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है ये लिख दिया गया है आंसर में, इस प्रयोग से यानी इस पे जो प्रयोग किया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यौगिक बनता है। हाँ, और यहाँ कैल्शियम सूखा जो यहाँ अंदर जो चीज़ है वो आपका यहाँ दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ जो चीज़ है यहाँ वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, सूखा चूर्ण है, और ऊपर जो चीज़ है वो पानी है यानी H2O। और यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए और हाइड्रोजन गैस देता है। ये रिएक्शन भी गलत है, यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए था और उसके बाद फिर यहाँ प्लस करके H2 होना चाहिए था, ठीक है। तो यह एक ऊष्मछपी अभिक्रिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार तैयार किया जाता है? यहाँ ये रिएक्शन देना चाहिए था, रिएक्शन शायद नहीं दिया है स्टूडेंट ने। चलिए खैर जो भी है, जहाँ तक आपको मिल रहा है, जहाँ तक आपको हो रहा है, हम हेल्प कर रहे हैं, देखिए लिख लीजिएगा इसमें। और इस साल तो हम यूट्यूब के ऊपर सारे व्यवस्था का चीज़ भी नहीं ला पाए थे और मोबाइल से सारा कुछ कर रहे थे, तो इसमें दिक्कत हो रहा है, कभी नेट पैक नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जियो में 1.5 GB करके ही दिया जाता है। तो अब अगले साल से शायद जो लोग 9 क्लास में हैं उन लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे करते करते सब कुछ ये कर देंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे और यूट्यूब का ही सारा चीज़ खरीद लिया जाएगा, क्योंकि कैमरा और आपको लैपटॉप सब कुछ खरीद लेना हो, हम खरीद लेंगे उसमें और आप लोग को वीडियो देते जाएंगे, ठीक है। अम्लों का जलीय विलयन को विद्युत का चालन क्यों कहते हैं? यहाँ लिख दिया गया आंसर, इसको देख लीजिएगा, ठीक।
यहाँ 17 नंबर में मैथ रहेगा, यहाँ मैथ है। देखिए साइंस का पैटर्न जितना भी बदल हो जाए या बदल जाए, लेकिन सवाल जो सब हम इम्पोर्टेंट दे चुके हैं वही सब सवाल में रहेगा। आप इतना कंफर्म रहिए। और जहाँ तक वो हम गेस किए हैं क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन का अगर तैयारी आपके पास हो गया है तो किताब से तो कम होगा। जो किताब है, किताब के अंदर तो ढेर सारी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है किताब की तुलना में। लेकिन फिर भी आप अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा अगर बना रखते हैं या तो सोल्यूशन कर लेते हैं, उसका आंसर बना लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, तो साइंस का क्वेश्चन पैटर्न जैसे भी चेंज करें या जैसे भी दे, आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल जाता है, तो यहाँ से लिख भी लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आराम से इसको वीडियो को। और थोड़ा सा अगर होगा आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो उसमें हमको भी अच्छा लगता है। और आप लोग अगर शेयर करते हैं तो मेरा चैनल ग्रो होता है और हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा चैनल अभी 2K हो गया है, यानी 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुका है। और व्यूअर्स भी शायद 1 लाख होने चला है, यानी 85,000 या कुछ ऐसे हुआ है। तो आप लोग बहुत बहुत आप लोग का प्यार रहा मेरा चैनल ग्रो करने में, और शायद उम्मीद करेंगे कि आप लोग और मेरे चैनल को आगे ले जाएंगे और इसमें हमको आने का मौका मिलेगा। क्योंकि ऑनलाइन में हम तो ऑफलाइन में थे, आप लोग को दिखाए थे और बोले भी हैं कि हम एक ट्यूशन कई सालों से पढ़ा रहे हैं और यहाँ का स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा भी हो रहा है। और शायद 26 जनवरी में जो प्रोग्राम रखे हैं स्कूल में, यानी मेरा जो प्राइवेट स्कूल है उसमें हम ट्यूशन के बच्चों को भी बुलाएंगे, और उसमें सारे बच्चों का फ़ोटो या तो ग्रुप में हम वो खींच के आप लोग को कम्युनिटी टैब में देकर उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो आज तक इस वीडियो में इतना तक। थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।